नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के अपकमिंग यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन यानी UHM हेलीकॉप्टर को लेकर है। दोस्तों, रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यह नया हेलीकॉप्टर अभी सिर्फ यूटिलिटी रोल तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। लेटेस्ट इनपुट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी UHM हेलीकॉप्टर को इंडिजिनस नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASM-SR से इक्विप करने का फैसला किया गया है। ये मिसाइल DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और ख़ास बात यह है कि ये इंडियन नेवी की पहली एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल होने वाले जो कि नेवल एविएशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी अगर NASM-SR की बात करें तो इसका वेट अराउंड 380 kg के आसपास है और इसका स्ट्राइक रेंज अराउंड 55 किलोमीटर के आसपास है। ये एक सबसोनिक सी स्किमिंग मिसाइल है जो कोस्टल और लिटरल एनवायरनमेंट में काफ़ी इफेक्टिव रोल को प्ले कर सकता है। इसकी एक और खास बात इसका मैन इन द लूप फीचर होने वाला है, जिसमें ऑपरेटर मिसाइल की फ्लाइट के दौरान टारगेट को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकता है, फिर चेंज भी कर सकता है। और कॉम्प्लेक्स मैरिटाइम एनवायरनमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। UHM हेलीकॉप्टर खुद एक प्रॉपर नेवल डिज़ाइन है जिसमें फोल्डिंग रोटर ब्लेड, टेल बूम सेक्शन, एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट, रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर्स, फ्लोटेशन सिस्टम और शिप बेस्ड ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर फ्यूचर में ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक के साथ साथ अभी लिमिटेड कॉम्बैट रोल को करने में भी सक्षम होने वाला है। अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक UHM हेलीकॉप्टर की ऑफशोर फ्लाइट ट्रायल को शुरू किया जा चुका है और आने वाले कुछ समय में इसकी वॉरसी बेस्ड ट्रायल को भी स्टार्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑप्शन को लेकर है। दोस्तों, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अभी सामने आई है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर फाइटर पायलट और डिफेंस एनालिस्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर MJ ऑगस्टाइन विनोद ने ये बात कहा है कि अगर रशिया के Su-57 फाइटर जेट के एयरफ्रेम में भारत के इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम और मिशन सॉफ्टवेयर को एक साथ कंबाइन किया जाएगा तो ये एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट के F-35 से भी ज़्यादा कैपेबल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बन सकता है। डॉक्टर विनोद ने RT इंडिया से बात करते हुए एक्सप्लेन किया था कि Su-57 का डिज़ाइन फिलोसॉफी काफ़ी अलग है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ स्टेल्थ पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसमें हाई एजिलिटी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसे फीचर को प्रायोरिटी दिया गया। इसका मतलब ये है कि क्लोज रेंज डॉग फाइट हो या बियॉन्ड विजुअल रेंज का फाइट हो, सभी कॉम्बैट मिशन में Su-57 के पास काइनेमेटिक परफॉर्मेंस का नेचुरल एडवांटेज होने वाला है। उनके मुताबिक जहां पर भारत इस प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है वो एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर डोमेन होने वाला है। पिछले 20 साल में भारत ने मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में काफ़ी मैच्योरिटी को हासिल किया है और अगर उसी का इस्तेमाल अभी Su-57 में किया जाता है तो Su-57 को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर Su-57 के एयरफ्रेम के साथ इंडियन डेवलप एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मिशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया जाता है तो ये एक ऐसा फाइटर बन सकता है जो सिर्फ एजाइल नहीं बल्कि डिजिटली भी काफ़ी सुपीरियर होने वाला है। डॉक्टर विनोद का ये भी कहना है कि इस तरह का हाइब्रिड अप्रोच वेस्टर्न और रशियन ऑरिजिन डिज़ाइन की इंडिविजुअल लिमिटेशन को भी वहाँ पे ख़त्म कर सकता है। यहीं पर F-35 के साथ Su-57 का कंपैरिजन आने वाला है। F-35 का मेन फोकस ज़्यादातर स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के ऊपर किया गया है, जबकि मैन्यूवरेबिलिटी और रॉ फ्लाइट परफॉर्मेंस इसका प्राइमरी स्ट्रेंथ नहीं होने वाला है। डॉक्टर विनोद के हिसाब से इंडियन कस्टमाइज्ड Su-57 स्टेल्थ, एजिलिटी और फ्लेक्सिबल कॉम्बैट मैनेजमेंट तीनों का बैलेंस ऑफर कर सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग Su-57 में मौजूद नहीं होने वाला है। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लॉजिकल लग सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को हाई अल्टीट्यूड हिमालयन बेस से लेकर इंडियन ओशन रीजन के मैरिटाइम रोल तक ऑपरेट करना होता है और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लाइट परफॉर्मेंस और अडेप्टेबल सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम मौजूद हो वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर MJ ऑगस्टाइन विनोद की बात करें तो ये फॉर्मर MiG-21 और मिराज 2000 के पायलट रह चुके हैं और कारगिल वॉर के दौरान जो एयर स्ट्राइक किए गए थे उनको ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टाइन विनोद की तरफ से लीड किया गया था। तो उनका जो भी ओपिनियन है वो प्योरली इंडियन एयरफोर्स की नीड के हिसाब से ही होने वाली है। फिलहाल ये अभी एक सजेशन है, लेकिन अगर इस पर काम किया जाता है तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट होकर सामने आ सकती है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 आइस सबमरीन प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, भारत अभी अपनी नेवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सबमरीन डील को फाइनल करने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर अभी जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके थ्रू लगभग $10 बिलियन का प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम क्लियर होने वाला है। लेटेस्ट इनपुट्स के मुताबिक ये डील मार्च 2026 के एंड तक साइन किया जा सकता है। इस एग्रीमेंट के तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन भारत में ही बनाए जाने वाले हैं। अभी इंडियन नेवी को एक सीरियस चैलेंज का फेस करना पड़ रहा है। हमारे किलो क्लास सबमरीन धीरे धीरे सर्विस लाइफ के एंड फेज में पहुंच चुके हैं। कैलवरी क्लास के सबमरीन ने कैपेबिलिटी तो ऐड किया है, लेकिन नंबर के गैप को फिल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से प्रोजेक्ट 75I के 6 नए सबमरीन इस शॉर्टफॉल को काफी हद तक बैलेंस करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि AIP सिस्टम होने वाला है। AIP के साथ सबमरीन बिना सरफेस में आए काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे सबमरीन की स्टेल्थ, सर्वाइविलिटी और मिशन एंड्योरेंस तीनों काफी हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। और ये सबमरीन को एनिमी वाटर में क्वाइटली पेट्रोल करने से लेकर ऑपरेट करने में मदद करते हैं। इंडस्ट्रियल एंगल से देखा जाए तो ये सिर्फ सबमरीन परचेज का डील नहीं होने वाला है, बल्कि मझगांव डॉक लिमिटेड इन सबमरीन डील में आगे चल के हल फैब्रिकेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रपल्सन और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स भारत में डेवलप करने वाला है। इसमें जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट को लेकर भी फोकस किया गया, जिसमें एक सस्टेनेबल मैरीटाइम बिल्डिंग इकोसिस्टम को भी क्रिएट किया जाने वाला है और इसके बाद हम खुद अपने सबमरीन को डेवलप करने में सक्षम होने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से प्रोजेक्ट 75I हमारा आखिरी इंपोर्टेड सबमरीन डील होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट और उनके JUCAMI रडार की तरफ से है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर पर लगे JUCAMI रडार को लेकर रिलायबिलिटी इशू की बात सामने आ रही थी। अभी इस पूरे केस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है। रिसेंट अपडेट के मुताबिक ये रडार प्रॉब्लम्स क्वाइटली इंडिजिनस इंजीनियर्स की तरफ से काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया गया है। बैकग्राउंड की बात करें तो 2004 के कॉन्ट्रैक्ट के तहत रशियन OEM के अंडर JUCAMI रडार के लिए सप्लाई और सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन 2017 और 2018 के बीच सिचुएशन थोड़े बदल गए थे। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस रडार का मीन टाइम बिटवीन फेलियर सिर्फ 60 आवर तक गिर गया था, जो कैरियर बेस्ड फाइटर के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडियन नेवी की तरफ से 2018 में मल्टीपल कंप्लेंट दर्ज किए गए थे, जिसमें फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, LRU फेलियर्स और स्लो रिपेयर जैसे इशू को रेज किया गया था। उस टाइम नेवी पूरी तरह से रशियन OEM के ऊपर डिपेंडेंट था, जहां डायग्नोस्टिक, स्पेयर और सॉफ्टवेयर फिक्सेस सब कुछ स्लो और इनएफिशिएंट वैसे चल रहा था। लेकिन 2019 में गेम थोड़ा बदलने लगा, क्योंकि खराब सर्विस की वजह से भारत की तरफ से JUCAMI रडार का OEM वेंडर सर्टिफिकेशन को रिन्यू नहीं किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि रशियन मैन्युफैक्चरर का एक्सक्लूसिव कंट्रोल वहां पे खत्म हो गया था। इसी पॉइंट से इंडियन नेवी और इंडियन इंडस्ट्री को रडार सिस्टम पर फुल इंजीनियरिंग एक्सेस मिल गया था, जहां इंडियन इंजीनियर्स की तरफ से रडार को डिसमेंटल करके उसके वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था और उसको फिक्स किया गया था। मोस्टली जो इशू पाए गए थे वो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मॉड्यूल, कूलिंग सिस्टम्स, सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर पाए गए थे, तो उनको लोकली फिक्स किया गया था और इम्प्रूव किया गया था। फॉल्ट ट्रिगर लूप को भी सॉफ्टवेयर लेवल पर एलिमिनेट किया गया था और अनरिलायबल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स को इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस कर दिया गया था। अभी नेवल एविएशन सोर्सेज के मुताबिक JUCAMI रडार की ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है, फेलियर रेट काफ़ी कम हो चुके हैं और रिपेयर का टर्न अराउंड टाइम काफ़ी हद तक फास्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, नेवी के पास अभी रडार का कंप्लीट सस्टेनमेंट कंट्रोल मौजूद है, जो फ्यूचर अपग्रेड को भी आसान बनाने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।